नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज का ये एपिसोड पूरी तरह से डेडिकेटेड है वुमेन्स हेल्थ को। 28 मई को पूरी दुनिया में वुमेन्स हेल्थ डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि लाखों महिलाएं हर दिन हज़ारों चैलेंजेस से गुजरती हैं, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ को सबसे आखिरी में ही रखती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरी महिला किसी न किसी हार्मोनल या रिप्रोडक्टिव चैलेंज को फेस कर रही है। इंडिया में 20 से 30% यंग गर्ल्स PCOS का सामना कर रही हैं। वहीं 50% से ज़्यादा महिलाएं मेनोपॉज के बाद थायराइड या बोन हेल्थ इशू का सामना करती हैं। इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस का भी डायरेक्ट हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि इन सभी का सॉल्यूशन केवल दवा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम वुमेन्स हेल्थ पर चर्चा करेंगे और हमारे इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए, वुमेन्स हेल्थ को बेटर करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है नेचुरल लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर, नेचुरोपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा बंसल जी। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। मैम, जैसे हम वुमेन्स हेल्थ पर चर्चा करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहती हूँ कि जो वुमेन की ओवरऑल जर्नी होती है वो कैसी होती है। मतलब बचपन से लेके मेनोपॉज तक उसकी लाइफ में क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी फिजिकल या मेंटल नीड्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं PMC हिंदी चैनल देख रही सभी महिलाओं को विमेंस हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। तो नम्रता जी, बात जब फीमेल्स की हेल्थ की हो रही है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि माँ दुर्गा के अगर हम स्वरूप को देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं, तो उनके 8 हाथ हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर फीमेल माँ दुर्गा का सिंबल है, प्रतीक है। जो उनके 8 हाथ हैं वो फीमेल्स की 8 क्वालिटीज़ हैं। पहला, उसके अंदर शक्ति है, वो शक्ति स्वरूपा है। नंबर 2, वो क्रिएटर है, वो जननी है। नंबर 3, वो प्रेम की देवी है। नंबर 4, उसके अंदर वो ब्यूटी, सुंदरता है उसके अंदर। नंबर 5, इंटेलिजेंस, इसीलिए उसको ज्ञान की देवी सरस्वती कहा जाता है। नंबर 6, वो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, समृद्धि, इसीलिए उसको माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। नंबर 7, उसके अंदर डेडिकेशन है, मीरा जैसा। और नंबर 8, वो मल्टीटास्कर है, एक ही समय में वो बहुत सारे काम कर सकती है। तो क्योंकि बात क्रिएटर की हो रही है, बाकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो सभी मेल्स में के अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन बात क्योंकि ये हो रही है कि वो मेल्स से कैसे अलग है, तो अगर मैं बात करती हूँ क्रिएटर होने की, तो ये उसकी क्वालिटी है जो उसको सबसे अलग बनाती है, विलक्षण बनाती है। और इसको हम 4 फेजेज़ में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला फेज़ है उसके जन्म से लेकर 12-13 साल की उम्र का, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन फेज़। इस फाउंडेशन फेज़ में किसी भी महिला का, किसी भी बच्चे का बोन्स का, मसल्स का, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है। हालांकि ये फेज़ मेल और फीमेल का सेम ही रहता है, लेकिन इस फेज़ के बाद उसका मेनार्की पीरियड शुरू होता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं। और क्योंकि अगर कंपैरिजन करूं मेल्स के साथ, तो इस एज के बाद फीमेल्स की हाइट, एक बार अगर मेनार्की शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, तो या तो उसकी हाइट बढ़ती ही नहीं है या फिर बहुत कम बढ़ती है। तो अगर देखा जाए तो फाउंडेशन एज, जन्म से लेकर इस एज तक उसको स्पेशल उसकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, उसको उसकी न्यूट्रिशन जो डिपेंडेंसी है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटी हैं, वो पूरी होनी चाहिए। उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरपूर डाइट मिलनी चाहिए, ताकि उसके हार्मोनल चेंजेस में उसको कोई परेशानी ना आए। सेकंड फेज़ उसका शुरू होता है टीनेज। जब कोई भी फीमेल 13 ईयर्स से 19 ईयर्स का जो उसका फेज़ है, यही है उसका हार्मोनल सर्ज का पीरियड। हार्मोनल सर्ज यानी कि यहाँ पर उसको इस एज में आते आते उसको एस्ट्रोजन का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अब शुरू होने वाला है। अब इसमें 2 तरीके की ज़रूरतें हैं उसकी, इस एज में उसकी 2 तरीके की ज़रूरतें हैं। फिज़िकल नीड तो है ही है, क्योंकि उसको ब्लड लॉस हो रहा है उसका हर मंथ, तो उसको विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ऐसा रिच फूड उसको मिलना चाहिए जिससे उसकी ये सारी नीड्स पूरी हों। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट उसकी जो मेंटल नीड है ना नम्रता जी, वो इस एज में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इसके ऊपर कोई एजुकेशन ही नहीं है। अगर कोई बच्ची जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको होती है, पीरियड्स आते हैं, उसको माँ एक अलग कमरे में ले जाके इसके ऊपर एजुकेशन दे रही है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई डिज़ीज़ हो गई, घर से अलग, ब्रदर से अलग, पापा से अलग, एक कमरे में अलग ले जाके मुझे बताया जा रहा है कि मुझे ये हो गया, तो ये कोई मुझे डिज़ीज़ तो नहीं हो गई। वो ऐसा इसको डील करती है।
बजाय इसके उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए कि बेटा ये उतना ही नॉर्मल है जितना यूरिन पास करना या स्टूल पास करना। उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए क्योंकि अब वो एक क्रिएटर बनने जा रही है। शी इज़ अ फ्यूचर क्रिएटर, शी कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। लेकिन उसको ऐसी एजुकेशन कहीं मिलती नहीं। जबकि हमारे भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ गांवों में, केरला के कुछ गांवों में जब बच्ची को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उसको प्यूबर्टी सेरेमनी के तौर पे या ऋतुकला संस्कार के तौर पे उसको मनाया जाता है। बच्ची को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं ताकि, क्योंकि वो एक फ्यूचर मदर है। तो ऐसा कुछ हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। नेपाल के कुछ शहरों में तो अगर जब फीमेल को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो देवी के रूप में उसको पूजा जाता है। दिस इज़ हर नीड्स ऑफ दिस एज। एंड आफ्टर दिस जब फीमेल 20 साल की उम्र में जाती है, 20 से 40 साल की उम्र जो है, दैट इज़ द थर्ड फेज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन एज। क्योंकि इसी एज में उसके ऊपर अपने करियर को बनाने का, एक बच्ची जो 19-20 साल की है वो या तो जॉब कर रही है या तो फिर वो कहीं अपना करियर बनाने के लिए कॉलेज में अभी पढ़ रही है, तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने आप को सेट करना है, सेटल होना है। अगर हम आज के माहौल में देखें तो कोई भी फीमेल ऐसी नहीं है जो सेटल नहीं होना चाहती है या होम मेकर बनकर सिर्फ जीना चाहती है, वैसा नहीं है। फिर इसी एज में उसकी शादी हो रही है। शादी इज़ वेरी बिग कमिटमेंट, और इसी एज में फिर वो मदरहुड के लिए जा रही है। तो मदरहुड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फीमेल के लिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में जब कोई भी लड़की माँ बनती है तो फिर उसको एक डिज़ीज़ की तरह पेश किया जाता है कि जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसके बहुत सारे टेस्ट होने हैं, उसकी सोनोग्राफीज़ होनी है, उसका एक मेडिकल पैकेज तैयार हो जाता है, उसको डॉक्टर को दिखाना है और ऐसा पेश किया जाता है कि प्रेगनेंसी एक डिज़ीज़ है। वो उसको एंजॉय ही नहीं कर पाती। हमारा डेटा कह रहा है, ये रिसर्च कह रही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11% फीमेल्स हाइपोथायराइड की विक्टिम हो जाती हैं और 15% फीमेल्स स्ट्रेस और एंजाइटी में चली जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। और बहुत ही हॉरिबल डेटा है कि 25% फीमेल्स, 5 मिलियन फीमेल्स पर ईयर गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में ही होता है। और इन सब के लिए उसकी मेडिसिन शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी एक खुशी का विषय होने की बजाय उसके लिए एक हॉरिबल एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे यहाँ कोई उसके लिए एजुकेशन उसको दी नहीं जाती है। और ये सब करते करते उसको स्ट्रेस इस बात का होता है कि बच्चे को मैं जन्म दूंगी तो मैं कैसे उसको गोद में लूँगी, मैं कैसे उसको फीड कराऊंगी, इसके लिए उसको कोई जानकारी नहीं है। पहले के समय में नम्रता जी जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो इस बात की फ़िक्र चिंता कम होती थी। लेकिन आजकल जहाँ हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी फीमेल्स प्रेगनेंसी पीरियड में भी बहुत स्ट्रेस और बीमारियों वाली लाइफ जी रही हैं, खुशी से नहीं जी रही हैं। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स द मैटर ऑफ प्राइड। यू आर गोइंग टू बी अ क्रिएटर। एंड आफ्टर दिस एज 40 ईयर्स के बाद जो फोर्थ फेज़ आता है फीमेल की लाइफ का, दैट इज़ द ट्रांजिशन एज। इस एज में वो पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज फेज़ में जा रही है। अगेन उसकी बॉडी में अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे फेजेस से वो गुजर रही होती है। उसकी सेक्शुअल नीड्स ना के बराबर हो जाती है। इस समय उसको अपने मेल पार्टनर से चाहिए कि वो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको समझ सके, उसको अपने बच्चों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस एज में जब फीमेल होती है मोस्टली उसके बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, वो एक अकेलापन महसूस कर रही होती है। तो इस बारे में इस समय में उसकी शारीरिक ज़रूरत जो उसको अपने फूड के लिए चाहिए वो केयर भी उसको चाहिए, और उसकी जो मेंटल नीड्स हैं वहाँ भी उसको ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा सहयोग की, प्यार की, कोऑपरेशन की ज़रूरत रहती है। मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हर फेज़ में एक महिला की क्या क्या ज़रूरत होती है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो मैम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रही है एक महिला वो है पीसीओडी। इवन टीनेजर्स को भी आजकल हम देखते हैं कि पीसीओडी की समस्या हो रखी है। तो मैम ये पीसीओडी क्या होता है और इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं जो एक पेरेंट्स और गर्ल्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ समाज में छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओडी हो रहा है। अभी बच्ची पढ़ के स्कूल से बाहर नहीं आती है या हॉस्टल से घर वापस आती है तो पता चलता है उसको पीसीओडी है। पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो होता क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से
फीमेल की ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और ये सिस्ट इमेच्योर एग्स की तरह होते हैं जो कि ओव्यूलेट नहीं कर पाते। जब क्योंकि ये ओव्यूलेट नहीं कर पाते इसीलिए पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को थायराइड हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, उनके चेहरे पर इस एरिया में बाल आ जाते हैं या फिर यहाँ पर अननेसेसरी अनचाहे बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है, एक्नेज हो जाते हैं पूरे फेस के ऊपर। अब हमारे ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या है, मानव का स्वभाव ये है कि वो कॉज के ऊपर काम नहीं करता। कहीं पर भी ये इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है कि ये पीसीओडी हो क्यों रहा है, ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। काम हो रहा है कि अगर हेयर आ गए तो उनको लेज़र से रिमूव करा देते हैं, पहले उनके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन्स लगाई जाती हैं, अगर उससे काम नहीं होता है तो लेज़र करवा लिया जाता है जो कि बहुत हार्मफुल है। कुछ जगह लेज़र करा रहे हैं, कुछ जगह नीडल्स के थ्रू, पतली पतली नीडल्स के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है जिससे बालों को जड़ से निकालने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस, स्किन इन्फेक्शन, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक्नेज हैं तो उसके लिए भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर बहुत तरह की दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स खाए जा रहे हैं जिनका अगेन फिर बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब बच्चियों का वज़न बढ़ जाता है तो फिर अननेचुरल हमारे यहाँ अननेचुरल सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं जो अगेन एक बार वज़न तो कम कर देते हैं, शायद वज़न तो कम हो जाता है लेकिन उनको पीसीओडी से राहत नहीं मिलती है। तो जितने भी, अगर थायराइड हो गया है तो थायराइड की गोली खा लो, अगर पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो उसकी दवाइयाँ खा लो। अब जब छोटी छोटी बच्चियों को मैं देखती हूँ और रोज़ ही सुनती हूँ उनसे, रोज़ ही उनसे मिलना होता है तो उनसे ये सुनने को पड़ता है कि जब तक दवाई नहीं खाते हैं पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो ये दवाइयाँ आगे जाकर जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए खाई जा रही हैं, ये आगे जाकर उनको इनफर्टिलिटी, थायराइड यहाँ तक लेकर जाती हैं जो कि जर्नी कभी पूरी ही नहीं होती है। सो दिस इज़ व्हाट। जी मैम, आपने पीसीओडी का कारण बताया हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर हम अपने पुराने ज़माने की बात करें तो शायद हमारे दादी नानी के टाइम पर तो पीसीओडी नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं, तो आज के समय में ये इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहले के समय में भी तो यही सब था, फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं आया है, तो फिर आज की फीमेल क्यों इस सब से स्ट्रगल कर रही है, आज की वुमेन क्यों सफ़र कर रही है? तो देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है नम्रता जी, ये काफ़ी सारे सिस्टम्स से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम ग्लैंडुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये सभी सिस्टम्स, ये प्रणालियों से मिलकर हमारा शरीर बना है और सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है तो वो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है। जब हमारे बॉडी को प्यूरीफाइड ब्लड मिलता है, उस प्यूरीफाइड ब्लड को हमारा हार्ट पंप करता है और उसको बॉडी के सभी हिस्सों में पहुंचाता है जिससे हम स्वस्थ रह सकें। इसका मतलब आर हार्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक एग्जांपल है। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी सभी सिस्टम्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गलत खाने पीने की वजह से या स्ट्रेस में रहने की वजह से डिस्टर्ब होता है तो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम भी अपसेट हो जाता है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। जब हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम अपसेट होता है तो फिर हमारा हार्मोनल सिस्टम अपसेट हो जाता है और हमें ये सारी बीमारियाँ, जिनको हम इरेगुलर पीरियड्स, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ओबेसिटी, जितनी भी ये डिजीज़ इस एज में आ रही हैं, ये सब इस वजह से आ रही हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने का, अपसेट होने का सबसे बड़ा कारण है गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन और गलत तरह की सोच विचार। जी, तो मैम जैसे आपने बोला कि जो गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन और गलत तरह के सोच विचार, अगर हम इन सब चीज़ों को सही कर लेते हैं तो क्या ये जो डिसीज़ेज़ हो रही हैं, क्या ये जो महिलाएं इश्यूज़ फेस कर रही हैं, ये सारी की सारी रिवर्स भी हो सकती है और ये आ भी नहीं सकती है, मतलब कि इनसे बचा भी जा सकता है और इनका इलाज भी किया जा सकता है? बिल्कुल, दोनों पॉसिबल हैं। देखिए, बाहर की दुनिया में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर।
हमारा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर, कि अगर पहले से ही हम प्रिवेंट होकर चलें, प्रिवेंशन के साथ चलें, तो हम इन सभी लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होने की वजह से होती हैं। अब हम ये समझ लेते हैं, हमारे व्यूअर्स से ये बात कर लेते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट ही क्यों हो रहा है। देखिए, हमारा जो गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें गट माइक्रोबायोम यानी कि गुड गट बैक्टीरिया का एक पूरा ग्रुप है, और ये गट बैक्टीरिया ही हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जब हमारा खाना पीना गलत होता है, आजकल के फास्ट फूड के ईरा में मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा खाना गड़बड़ कैसे है। हम बिना टाइम खा रहे हैं, गलत तरीके का खाना खा रहे हैं, टीवी मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, कोई भी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो जब गलत खाने पीने की वजह से हमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की समस्याएं रहने शुरू होती हैं, तो हमारा गट बैक्टीरिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। और ये स्ट्रेस जब बार बार ऐसा होता रहता है कि हम गलत खाना खाते हैं, बार बार हमें गैस्ट्राइटिस होता है, बार बार एसिडिटी होती है, बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, और हमारा गट बैक्टीरिया काम ही नहीं कर पाते ठीक तरीके से, तो ये स्ट्रेस का लेवल हर समय बढ़ा रहता है। जब स्ट्रेस का लेवल हर समय बढ़ता है तो बॉडी में T3, T4 का सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, अपसेट हो जाता है। अगर वो ज़्यादा होने लग जाए, T3, T4 का सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाए, तो फिर हमें हाइपरथायराइड होता है। अगर वो कम होने लग जाए तो हाइपोथायराइड हो जाता है। और जब थायराइड होता है, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स इरेगुलर होना, वज़न बढ़ना, ये सब भाई बहन है, ये सब एक साथ आ जाते हैं। तो जैसे ही इंडाइजेशन होगा वैसे ही हमें स्ट्रेस एंजाइटी होगी और इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। तो ये हमने एक कारण समझा है, इंडाइजेशन की वजह से स्ट्रेस होना। एक और कारण है, हमें स्ट्रेस की वजह से भी इंडाइजेशन होता है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारा गट, ये बोथ आर कनेक्टेड। हमारा जो ब्रेन है और हमारा गट है, ये कनेक्टेड है, और इसीलिए हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आज हम पूरे दिन का काम करके और अपने घर वापस जा रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, और मन में ये सोच रहे हैं कि बहुत भूख लगी हुई है, घर जाते ही खाना खाएंगे, और बहुत नींद आ रही है, खाना खा के सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, खाने की प्लेट हमारे सामने आती है, हमें एक फ़ोन आता है कि आपके फलाने रिश्तेदार को हार्ट अटैक आ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो ये सुनते ही हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के साथ पहला रिएक्शन क्या होता है कि हमारी भूख मर जाती है और हमारी नींद चली जाती है। अभी तो हमें इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, खाने की थाली हमारे सामने थी, लेकिन हमारी भूख मर जाती है। इतनी तेज़ गहरी हमें नींद आ रही थी, हमें इतनी थकान थी, लेकिन हमारी नींद उड़ जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही हमारे माइंड पे स्ट्रेस आया, हमारी नींद भी चली गई, हमारी भूख भी मर गई। यानी कि जो यहाँ पर अगर स्ट्रेस आएगा तो हमारा गट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट आएगा, अफेक्ट होगा। अब जब हम हर समय ही स्ट्रेस में रहते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो फिर हमारे गट बैक्टीरिया वापस अपना बैलेंस खो देते हैं, और वही विशियस सर्कल शुरू होता है कि जैसे ही वो इम्बैलेंस होते हैं, वैसे ही पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होने से ग्लैंडुलर सिस्टम अपसेट हुआ, और फिर हार्मोनल सिस्टम अपसेट हुआ। ये सब करते करते वापस वही बीमारियों की चेन हमें शुरू हो जाती है। जी मैम, आपने जैसे बताया कि कैसे हम जो डाइट ले रहे हैं वो उसमें गलती कर रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में गलती कर रहे हैं, उसके साथ ही हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो भी हमारी हेल्थ पे प्रभाव डालता है। लेकिन मैम यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी केयरलेस होती है, मतलब अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, अब चाहे वो वर्क प्रेशर के चलते हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हो। तो क्या ये भी एक कारण है जो इश्यूज़ महिलाएं आज फेस कर रही है उन सभी का? जी देखिए, बेसिकली अगर हम एक सर्वे करें तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस होती हैं। तो दो तरह की फीमेल्स हैं, एक होम मेकर है और एक वर्किंग है आज के ज़माने में। तो अगर हम सबसे पहले वर्किंग फ़ीमेल को देख लें, तो एक वर्किंग फ़ीमेल की लाइफस्टाइल क्या है कि उसको सुबह सुबह जल्दी घर से जाना है, उसके ऊपर काम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फ़ीमेल घर की मालकिन है। आफ्टर ऑल वो कितना भी काम करती हो, वर्किंग हो, लेकिन उसे अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को देखने के लिए वो ही मतलब उसी को देखना है।
तो जब उसको सुबह ये देखना है कि मुझे जल्दी जल्दी घर से जाना है और बहुत सारे काम ख़त्म करके जाना है, तो ज़्यादातर वर्किंग फीमेल्स या तो कुछ खा पी कर जा ही नहीं रही हैं घर से, खाली पेट ही जा रही हैं अपने काम पर, और या फिर एक कप चाय पी लिया और चाय पीते ही उनकी भूख मर जाती है। तो न्यूट्रिशन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर वो ये नहीं कर रही हैं तो फिर वो रेडी टू कुक फूड आइटम्स की तरफ जा रही हैं जिनका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। या फिर अगर मैं इसको और ज़्यादा इसकी डीप में जाऊं तो हम ये देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो जो खाना उन्हें सुबह लेकर जाना है या उनकी फैमिली को लेकर जाना है, उसकी चॉपिंग, कटिंग और यहाँ तक कि कुकिंग भी 50% तक रात को ही कर देती हैं। कि रात को ही अगर उन्होंने सुबह सुबह सब्ज़ी बनानी है उसको कट करके रख देती हैं, आलू बनाने हैं तो बॉईल करके रख दिया, प्योरे बना के रख देती हैं, तो जिसके जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम कुक किया हुआ खाना या चॉप किया हुआ खाना दिन में खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, तो उनमें फ्री रेडिकल्स उनके अंदर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जानलेवा बीमारियाँ लग जाती हैं। एक वर्किंग फ़ीमेल जब काम से वापस आती है तो उसको ये क्लियर होता है कि पहले मुझे खाना बनाना है, क्योंकि बहुत सारी अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में देखें तो फीमेल्स के पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, वो अपना सारा काम खुद ही कर रही हैं, वो वर्किंग भी हैं और काम भी घर का सारा खुद ही कर रही हैं, तो उन्हें कुकिंग करनी है। जब उन्हें कुकिंग करनी है उनको मालूम है पहले मुझे खाना बनाना है सबके लिए, फिर ही शायद मैं खा पाऊँगी। तो या तो फिर वो एक कप चाय पीकर अपने आप को एक चाबुक सा मारती हैं और काम करने के लिए लग जाती हैं किचन में, और या फिर वो थोड़ी बहुत स्नैकिंग कर लेती हैं, 1-2 बिस्किट खा लिया या थोड़ी बहुत नमकीन खा लिया और काम करना शुरू कर दिया। तो उनकी अपनी हेल्थ के लिए कोई केयर वो नहीं कर रही हैं। अगर मैं होम मेकर की बात करूँ तो होम मेकर्स क्या कर रही हैं? मोस्ट ऑफ द होम मेकर्स अपने डिनर को ब्रेकफास्ट में कर रही हैं। मतलब उनका माइंडसेट क्या है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो रात का बचा हुआ खाना ही सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खा रही हैं। तो दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो जो हम हर होम मेकर के साथ देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी फीमेल जो होम मेकर है, घर में रहती है, अब हमारी हेल्थ का प्रिंसिपल ये कहता है कि सनसेट के आसपास हमें खाना खा लेना चाहिए, हमारा डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 7 साढ़े 7 बजे तक हमें डिनर कर लेना चाहिए। जो होम मेकर्स हैं वो ऐसा कर सकती हैं, बट हमारी नर्चरिंग कैसी है कि हस्बैंड खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, हम उसके बाद ही खाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं खा सकते, ऐसे कोई ठीक लगता है क्या? कुछ इस तरीके के वाक्यों के साथ हमारी नर्चरिंग हुई है। तो यहाँ फिर फीमेल अपने हेल्थ को केयर नहीं करती, उसको कोई ये समझा नहीं रहा है कि आप हेल्दी होंगी तभी तो आप पूरी फैमिली की हेल्थ की केयर करेंगी। फिर उसका माइंडसेट ये है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ कम रह गया, सब्ज़ी अगर कम रह गई, खाना नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, हम तो रोटी को ऐसे ही चटनी के साथ खा लेंगे, अचार मिर्च के साथ खा लेंगे। जो उसकी ये मेंटालिटी है उसको हेल्थ की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्किंग फीमेल्स का और होम मेकर्स का जो अपनी हेल्थ के ऊपर वो केयर नहीं कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। जी मैम, आपने अभी तक महिलाओं की हर एज की नीड्स बताई। आपने बताया कि जो पीसीओडी होता है या कोई भी जो बीमारी महिला फेस करती है वो किस कारण से फेस करती है, क्या क्या सिम्टम्स उसके होते हैं और कैसे हम उसको सेल्फ केयर करके अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज करके अपने सोच विचारों को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैम ये सब सिर्फ हमने सुना है। अभी मैं चाहूँगी कि आप प्रैक्टिकली हमारी महिलाओं को बताएं कि कैसे वो डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठा के अपनी लाइफ को बेटर कर सकती हैं, अपनी डाइट को चेंज कर सकती है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है। जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं पीएमसी हिंदी चैनल देख रही सभी महिलाओं के लिए एक बहुत सिंपल सा एक ऐसा, इसे आप डाइट प्लान कह सकते हैं, इसे आप डे शेड्यूल कह सकते हैं, इसे आप डेली डाइट प्लान कह सकते हैं, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, वो लेकर आई हूँ, जिसके लिए मुझे उनका ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए और ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए। और उनकी डेली लाइफ में ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है कि हर फीमेल, चाहे उसकी एज कोई भी हो, वो स्वस्थ रह सकती है। क्योंकि आज की हमारी जो लाइफ है भाग दौड़ वाली, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि हमारा एज ग्रुप कोई भी हो, हम टीनेज में हैं, हम यंगस्टर्स हैं, या फिर हम होम मेकर हैं या वर्किंग, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि मुझे क्या चाहिए आपसे। मैं आपको जो आज प्लान देने जा रही हूँ उसका नाम है 30 मिनट्स 3 स्टेप्स प्लान, कि मुझे आपके एक दिन के सिर्फ 30 मिनट्स चाहिए और 3 स्टेप्स। अगर आप मेरे 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और मुझे दिन के 30 मिनट देंगे तो इसके बदले आपको मिलने वाली है डिजीज़ एंड मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ। तो आपको करना क्या होगा, ये स्टेप्स चलने के लिए पहले हम स्टेप 1 पे चलते हैं। स्टेप 1 का नाम है येलो डाइट चार्ट। अब ये येलो डाइट चार्ट क्या है? ये येलो डाइट चार्ट है कि हमें अपने दिन की शुरुआत किसी न किसी अल्कलाइन जूस से करनी है।
उसको चाय से रिप्लेस करके, इससे पहले कि मैं इस डाइट प्लान की तरफ आगे बढ़ूँ नम्रता जी, मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं आपको इस डाइट के बारे में बताना शुरू करूँगी तो बहुत सारे इफ एंड बट्स आपके माइंड में आएंगे। जब मैं बोलूँगी चाय को रिप्लेस करना है तो आपको लगेगा चाय तो नहीं छोड़ सकते। जब मैं बोलूँगी जूस लेना है तो आप सोचेंगे इसका समय नहीं है। मैं कुछ भी आपको बोलूँगी तो आपका माइंड उसको काउंटर करेगा कि ये तो हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो भी डाइट मैं आपको अब बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये एक नहीं लाखों महिलाएं इसको फॉलो कर रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं, अपनी बीमारियों से निजात पा रही हैं, अपनी दवाइयों से मुक्ति पा रही हैं और सर्जरी से बच रही हैं। आप केवल कुछ मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर ये आपकी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए पेठे का जूस, एल्केलाइन जूस की मैं बात कर रही हूँ। तो एल्केलाइनिटी में अगर सबसे नंबर 1 कोई चीज़ है दैट इज़ एशकट जूस, विंटर मेलन भी जिसे कहा जाता है, और आजकल ये बहुत नोन नेम है, ये सभी लोग ज़्यादातर इसके बारे में जानते हैं। यूट्यूब पे इसकी काफ़ी प्रमोशन भी है, काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो पेठा जूस, हम एक बड़ा पेठा लेंगे और उसको हम 2 हाफ्स करके हम फ्रिज में रख देंगे, और फर्स्ट हाफ से हम जूस तैयार करेंगे। हमने इसका पील हटाना है, सीड्स हटाने हैं, और इसके एक लंबे लंबे पीसेस करके हम जूसर में डालेंगे तो बड़े आराम से विद इन 5 मिनट्स आपके लिए ये जूस तैयार हो जाएगा। इसमें हमने 25-30% पानी मिलाना होता है और इस जूस को हमने सिप सिप करके पीना होता है, घूट घूट करके पीना होता है। अब ये पेठा जूस करता क्या है? ये पेठा जूस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन को बैलेंस करता है, जिसके मदद से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो रिवर्स हो जाता है। डे 1 से ही जैसे ही आप इसको पीते हैं वैसे ही इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है, बॉडी में दिखाई देना शुरू होता है। तो आपके दिन का जो पहला ड्रिंक है वो पेठा जूस होना चाहिए। अगर आपको पेठा जूस अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप खीरे का जूस, लौकी का जूस ले सकते हैं, पालक का जूस ले सकते हैं। विंटर्स में आप बथुआ टमाटर का जूस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कोकोनट वाटर की तरफ जाना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। पेठा जूस या वेजिटेबल जूस या कोकोनट वाटर, किसी भी एक लिक्विड से आप अपने दिन की शुरुआत करें। देन द सेकेंड वन इज़ ब्रेकफास्ट में आपको प्लेट भर सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, मौसम के फल लेने हैं। जैसे आजकल गर्मियों के दिनों में आप खूब तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, लीची खाइए, प्लम खाइए, जामुन खाइए, जो भी सीज़न के फ्रूट्स आ रहे हैं वो आप प्लेट भर आप फ्रूट्स लीजिए। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि यूट्रस हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, वेट को कम करने के लिए मोस्ट हेल्पफुल हैं। दिस इज़ योर ब्रेकफास्ट। फिर हम चलते हैं लंच की तरफ। हम लंच में लेंगे प्लेट भर मौसम के कच्चे सलाद। हाँ, मैं समझ सकती हूँ अभी आपको सुनने में ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। आप मौसम के कच्चे सलाद खाइए लंच में। ये कच्चे सलाद कैसे तैयार होंगे? इसके लिए आप मौसम की सब्जियां लीजिए। गर्मियों के मौसम में आप लीजिए देसी खीरा, ककड़ी, देसी टमाटर और कच्चे नारियल की गिरी। कच्चा नारियल जिसको हम नवरात्रों में देवी माँ से जिसकी पूजा करते हैं, ब्राउन कलर का नारियल जिसके अंदर गिरी निकलती है, वो हमने नारियल लेना है। उसका एक बिस्किट साइज़ पीस लेना है। सभी सब्जियों को हमने छोटा छोटा चॉप कर लेना है, काट लेना है, और कच्चे नारियल की गिरी को ग्रेट करना है और उसको ग्रेट करके इस सैलेड में मिला देना है। अगर आप थोड़ा बहुत धनिया या पुदीना की लीव्स मिला लेते हैं 40-50 ग्राम, तो इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। ये सैलेड के अंदर आपने सॉल्ट या कोई लेमन ऐड नहीं करना है। जो कच्चे नारियल की गिरी मैं आपको दे रही हूँ उसके साथ ही ये सैलेड इतना मीठा और टेस्टी बनने वाला है कि आप इसको खाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो ये सैलेड आपने प्लेट भर अच्छे से 400-500 ग्राम पर पर्सन आपने खाना है। जो आपकी दिन की जो लंच की रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं और फुलफिलमेंट है, वो आपको इस सैलेड से मिलने वाला है। फिर इवनिंग में 4-5 बजे के आसपास हम कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। हम पेठा जूस ले सकते हैं, हम वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, हम सब्जियों के सूप ले सकते हैं, या हम कोई भी नेचुरल लीव्स तोड़कर हम चाय बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनएलएस टी। वो कोई डिब्बा बंद चीज़ नहीं है, वो कोई पैकेट बंद चीज़ नहीं है। तो आप कुछ कड़ी पत्ता के 15-20 पत्ते लीजिए, उसको पैन में पानी में डालिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़, बिना केमिकल वाला गुड़ उसके अंदर डालिए, एक इलायची डाल दीजिए और बॉईल करके आप इस चाय को पीजिए। ये बहुत ही टेस्टी चाय है और ये आपके नर्वस सिस्टम को टोन अप करती है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसमें कड़ी पत्ता को पुदीना के पत्तों से, धनिया के पत्तों से, जीरा से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अलग अलग इसके
ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप ये चाय ले लीजिए और इवनिंग में 6:30-7 बजे के आसपास आप डिनर लीजिए। जो सैलड मैं आपको दे रही हूँ, सैलड इज़ लो कैलोरी फूड। सैलड के अंदर फॉस्फोरस है, मिनरल्स हैं, कैल्शियम हैं। आपकी बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, फॉर एवरीबडी, ये मोस्ट हेल्पफुल है। एंड इसके बाद हमारे 7 बजे अपने डिनर के टाइम पे, डिनर में हम ले रोटी सब्ज़ी। हम रोटी को बनाने को भी आपको बहुत स्पेशल तरीका बता रहे हैं। आप कोई भी एक तरीके का ग्रेन लीजिए, मैं वीट को प्रेफर करती हूँ। जो भी आटा आप खाना चाह रहे हैं, आप खाने वाले हैं, उसको हमने चोकर समेत लेना है, उसको छानना नहीं है। उसका चोकर उसके अंदर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रान। वीट का है तो वीट ब्रान, वो उसके अंदर होना चाहिए। और उसके अंदर हम कोई भी सब्ज़ी मिक्स करेंगे, आटे के अंदर हम सब्ज़ी मिक्स करेंगे। जैसे सर्दियों के दिनों में हम बथुआ, मेथी, पालक, इनको छोटा छोटा चॉप करके आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। गर्मियों के दिनों में हम पालक के ऐसे चपाती बना सकते हैं, या खीरे की बना सकते हैं, या घिये की बना सकते हैं। इन चीज़ों को ग्रेट करके हम आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। किस रेशो में लेना है कि अगर हम 4 रोटी बना रहे हैं तो 2 रोटी का आटा हो और 2 रोटी जितनी सब्ज़ी हो। और सब्ज़ी के ही पानी में आटा गुंज जाता है, आपको अलग से पानी डालना ही नहीं पड़ता। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट चपाती, संयुक्त रोटी इसको बोला जाता है, यानी कि इस आटे के अंदर ही सब्ज़ी है। इसके साथ साथ हम सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए आप मौसम की कोई भी 1, 2, 3 तरह की सब्ज़ी ले लीजिए। मान लीजिए आप घिया बना रहे हैं, आप तोरी बना रहे हैं, उसके साथ आलू मिक्स कर लीजिए और इसके साथ मिक्स करिए 50 ग्राम बीन्स, तो जो कि हमें हमारी प्रोटीन की नीड्स को फुलफ़िल करने वाली है, प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने वाली है। आप ये सब्ज़ी को काट कर अच्छे से, इनको विद पील काटना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको, फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं, वेजिटेबल्स बताए हैं, जिनको विद पील खाया जा सकता है, उनको छिलके समेत ही खाना है, उनका छिलका नहीं हटाना है। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे अमरूद अगर आप खा रहे हैं तो कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो अमरूद को भी पील करके खा रहे हैं, तो उसको पील करके नहीं खाना है। खीरे को खा रहे हैं तो पील करके खा रहे हैं, तो अगर हम उसका छिलका हटा के खाते हैं तो उसका हम न्यूट्रिशन सारा निकाल देते हैं, क्योंकि धूप सबसे ज़्यादा छिलके को मिलती है, हवा सबसे ज़्यादा छिलके को मिलती है। न्यूट्रिशियस वैल्यू छिलके के अंदर, पील के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो वो तो हम गाय के आगे डाल देते हैं। और एक्चुअली तो घास हम खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं। तो हमने जितनी भी चीज़ें, सब्जियां, फल खाने हैं जो छिलके समेत खाए जा सकते हैं, उन्हें छिलके समेत ही खाना है। तो आप उसको काट कर और बॉईल कर लीजिए। आलू को छिलके समेत लेना है, घिया, तोरी, टिंडा का छिलका नहीं हटाना है, उनको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करते समय उसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करना है। दूसरी तरफ हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम 7 चीज़ें मिक्सी में ऐड करेंगे। उसके लिए हम लेंगे देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हम थोड़ा हरा धनिया ले सकते हैं, हम हरी मिर्च ले सकते हैं, हम सेंधा नमक ले सकते हैं, भुना हुआ जीरा ले सकते हैं, एंड 7वीं चीज़ हम कड़ी पत्ता लेते हैं। ये 7 चीज़ें हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। हम मिक्सी में उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और इस ग्रेवी को हम उस बॉईल की हुई सब्ज़ी में मिला देंगे। और इसके बाद हम उसको गर्म नहीं करेंगे, मतलब सब्ज़ी हमारी बॉईल की हुई गर्म है, लेकिन ग्रेवी मिक्स करने के बाद हम उसको फायर कुक नहीं करेंगे, उसको हम पैन में ढक के बंद कर देंगे 5-10 मिनट के लिए। तो ग्रेवी में सारी चीज़ें अपने आप मिक्स हो जाएंगी। तो ये सब्ज़ी आपकी छौंक लगाई हुई सब्ज़ी जैसी एसिडिक नहीं है, और इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बॉडी को चाहिए वो है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये आपको हार्म नहीं करने वाला। अगर आप ये वाली सब्ज़ी छोटे बच्चे को खिलाएंगे, वो 2-3 कटोरी सब्ज़ी आराम से खा लेगा, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है। और जो सब्ज़ी आप बच्चों को खिला रहे हैं वो सब्ज़ी तो बच्चे खाते ही नहीं, ज़बरदस्ती उनको खिलानी पड़ती है, और उनको फ़ायदा भी नहीं होता है खाने का। तो इस तरीके से हमने रात के समय में, शाम के समय में रोटी सब्ज़ी खानी है। अगर अब क्या है, ये जो पूरा मैंने आपको डाइट प्लान दिया है, इसका नाम है येलो डाइट चार्ट। अब ये येलो डाइट चार्ट क्या है, इसको फॉलो करने से फ़ायदा क्या होगा? इसको फॉलो करने से थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स या कोई भी बीमारी कैसे ठीक होगी, इसकी साइंस को हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक वाइटल पावर है जिसे जीवनी शक्ति बोला जाता है। वो कैसे है? जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी है। अब मोबाइल को बैटरी मिलती है और वो उसी बैटरी के साथ काम करता है। उसी बैटरी से ही, जितनी उसकी बैटरी है, हम उसमें व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसमें यूट्यूब चला रहे हैं, उसमें फेसबुक चला रहे हैं, उस फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अगर हम उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तब भी वो बैटरी इस्तेमाल हो रही है, खर्च हो रही है। और इस बैटरी को हम बढ़ा तो नहीं सकते हैं,
जितना मैन्युफैक्चर ने बनाया है उसकी बैटरी की कैपेसिटी को, वो तो उतनी ही रहेगी। उसको हम बढ़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम बचा सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो जीवनी शक्ति, जो वाइटल फोर्स हमें ईश्वर की तरफ से मिली है, हम उसको बढ़ा तो नहीं सकते हैं, जितनी हमें मिली है, मगर हम उसको बचा सकते हैं। कैसे? ये वाइटल फोर्स जब हम रात को सो जाते हैं और जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक ऐसे ही, और वो वापस चार्ज हो जाता है, वापस उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक रात को जब हम सो जाते हैं वैसे ही हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, और हमें अगले दिन सुबह हमारी लाइफस्टाइल के मुताबिक वो बैटरी, वो चार्जिंग, वो पावर वापस मिलती है। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो उसी हीलिंग पावर की वजह से कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो उसी हीलिंग पावर की वजह से सुन रहे हैं। हमारी शरीर में सभी काम उसकी वजह से हो रहे हैं। अब वो हीलिंग पावर क्या करेगी? या तो वो आपके खाने को पचाने का काम करेगी, या फिर वो आपके रोगों को, बीमारियों को ठीक करने का काम करेगी। अब जब हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील्स में हम पका हुआ अनाज खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी को हमेशा ही भोजन पचाने का काम वो जीवनी शक्ति के पास चलता रहता है। अभी एक टाइम का खाना ब्रेकफास्ट का वो पचा नहीं पाती है तो लंच आ जाता है। अभी लंच का डाइजेशन पूरा नहीं होता तो शाम के चाय बिस्किट आ जाते हैं। शाम के चाय बिस्किट अभी डाइजेस्ट नहीं हुए कि रात का खाना आ गया। तो पूरा दिन डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। बॉडी को, जीवनी शक्ति को, हीलिंग पावर को कभी भी क्लीनिंग का टाइम तो मिल ही नहीं पाता। अब जो फूड मैं आपको दे रही हूँ, आप भी 3 ही मील्स ले रही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और मैं भी आपको 3 ही दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लेकिन मैंने आपको 1 मील दिया फ्रूट्स का, 1 मील दिया सैलड्स का, और 1 मील दिया मैंने कुक्ड मील, जिसके अंदर मैंने आपको रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो आप खाना चाह रहे हैं वो मैंने आपको दिया है। तो ये तीनों मील्स में जो फ्रूट्स हैं उनको पचाने के लिए शरीर की शक्ति कम से कम खर्च हो रही है। जो सैलड है उसको पचाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स बॉडी को ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है और हमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारी हीलिंग पावर बहुत कम खर्च हो रही है और हमें उसके बदले में जो शक्ति मिल रही है, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम 2 टाइम का मील वो वाला ले रहे हैं जिसको पचाने के लिए शरीर की शक्ति नहीं लग रही है, तो बॉडी को क्लिनजिंग के लिए टाइम मिल रहा है। जब उसको क्लिनजिंग के लिए टाइम मिल रहा है, हमारे गट बैक्टीरिया को वो वाला फूड मिल रहा है जो उनको चाहिए, तो उनका बैलेंस, जो इम्बैलेंस हो गए थे पहले गलत खाना खाते खाते, वो वापस आ जाता है। जैसे ही ये बैलेंस वापस आता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में आप करके देखेंगे इसको, विदिन 21 डेज़ आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा विदिन 20 डेज़। बल्कि मैं कहना चाहूँगी विदिन अ वीक, अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, येलो डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, तो विदिन अ वीक आप देखेंगे आपका 3 से 4 किलो वज़न कम हो जाएगा, जिसके लिए आप न जाने क्या क्या कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आप महसूस करने लग जाएंगी, वो आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और कहना चाहती हूँ। अगर मेरा ये पहला स्टेप आपको टफ दिखाई दे रहा है, आपको मुश्किल लग रहा है कि एकदम से हम 3 टाइम खाना खाने वाले हैं और आप क्या बात कर रही हैं, आप हमें 1 टाइम खाना खिला रही हैं, ये तो हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं आपके लिए बहुत सिंपल एक और आपको प्लान देती हूँ। आप उसको भी फॉलो करके काफ़ी हेल्थ का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने दिन की शुरुआत करिए किसी भी अल्कलाइन जूस से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पेठा जूस या वेजिटेबल जूस या नारियल पानी। द नंबर 1 इज़ पेठा जूस एंड अदर 2 आर इम्पॉर्टेंट, बट नंबर 1 इज़ पेठा जूस। अगर आपको अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो आप बाकी 2 ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ये आप मॉर्निंग में लगभग उठने के 1.5-2 घंटे बाद 8 बजे तक ले लीजिए। 10 बजे के बाद आप अच्छे से प्लेट भर के फ्रूट्स खाइए। 12 बजे के आसपास आप प्लेट भर मौसम के सैलड खाइए, जिसको हम ब्रंच टाइम बोलते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच। एंड देन लंच और डिनर आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जो आपको अच्छा लगता है कि मेरी सेहत के लिए ये अच्छा है, आप उसको ले लीजिए। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट प्लान आई एम गिविंग यू। ये थोड़ा सा देर से काम करेगा। अगर पहले वाला मेरा प्लान आपको 21 दिन में काम करेगा, तो ये शायद 60 डेज़ में वो वाला काम करेगा। लेकिन इसको फॉलो करने के बाद भी विदिन अ वीक आप अपनी बॉडी में ये डिफरेंसेस महसूस करने लग जाएंगे, एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। तो अगर आपको पहले वाला प्लान मानने में मुश्किल आए तो आप प्लान बी की तरफ जाइएगा। लेकिन आप सारा ना कर पाएँ, कुछ तो करिए, कहीं से तो शुरू करिए, ताकि आप अपनी हेल्थ को एक यू टर्न दे सकें। ये था पहला स्टेप। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ। हमारा स्टेप नंबर 2 है वेट एब्डोमिनल पैक, पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगाना। इसके लिए हम एक 2.5 मीटर लंबा
और 1 मीटर चौड़ा एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। ये कॉटन का कपड़ा क्या है, कैसा होना चाहिए, जो जिसमें पानी रुक सके, जो पानी को सस्टेन कर सके। इसको हम सादे ताज़े पानी में सोख करके और इसको 4 तह लगा लेंगे, फोल्ड कर लेंगे इसको। और फिर अपने स्टमक पर नेवल को सेंटर मानकर हम इस कपड़े को चारों तरफ लपेट देंगे, जैसे नहाने के बाद टॉवल लपेटते हैं। इसको आप 20 मिनट से आधे घंटे के लिए लगा के रखिए। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप ये वेट पैक लगाएंगे, आप देखेंगे उसी समय आपको गैस रिलीज़ होगा। जिन फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन है, उनको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होगा। तो ये दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको लगाकर आपको कोई रेस्ट नहीं करना, आप अपने घर के काम कर सकती हैं। सुबह सुबह इसको लगाकर और आप अपने घर के काम करिए, जो भी आपका डेली का कोरस है उसको आप कर सकती हैं, उसको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं तीसरा स्टेप आपको बताने जा रही हूँ, ये तीसरा स्टेप, इसी में मुझे आपकी एक दिन के 30 मिनट्स चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका नाम है मूवमेंट, एक्सरसाइज। हमारी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है। याद रखिए कि अगर हमारी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, तो हमारी बॉडी एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके लिए करना क्या होगा, पहले 10 मिनट मुझे आपके चाहिए प्राणायाम करने के लिए। मैं आपको आज एक प्राणायाम इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, जिसका मैं आपको 1 राउंड करके दिखा रही हूँ। ये 1 राउंड को ही आप 5 से लेकर 15 राउंड तक कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। तो इसको करने के लिए हम सीधे बैठेंगे, आप अभी मेरे साथ कर सकती हैं। इसको करने के लिए हम सीधे बैठेंगे और हम अपने राइट हैंड से इसको करेंगे। हम एक थंब और 2 फिंगर्स को यूज़ करेंगे। हम अपने जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो हम आंखें बंद करके करेंगे। जब तक आप इसको सीख नहीं लेते, आप वीडियो देखकर इसे आंखें खोल के करें। जब आपको सीख जाएंगे इसको, तो फिर आंखें बंद करके करें। इसे करने के लिए आप अपने राइट हैंड के थंब से अपनी राइट नोज़ को बंद करें और लेफ़्ट से एक्सहेल करें, ऐसे। फिर आप लेफ़्ट से भी बंद कर लीजिए, यानी कि दोनों नाक से आपने बंद कर लिया, दोनों नोस्ट्रल्स को आपने क्लोज कर लिया और श्वास को बाहर ही रोक दिया। होल्ड करेंगे, श्वास को बाहर रोकेंगे और होल्ड करेंगे। अब राइट हैंड से थंब हटाकर, राइट नोस्ट्रल से थंब हटाकर हम इनहेल करेंगे। हम श्वास को अंदर भरेंगे, अंदर ही रोकेंगे, इसे बोलते हैं आंतरिक कुंभक। होल्ड करेंगे। अब वापस लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे, हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए, सामान्य हो जाए। अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अपने फिंगर्स की हेल्प से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, श्वास को बाहर रोकेंगे। अब बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे। बाई नासिका को बंद करेंगे, श्वास को अंदर रोकेंगे। दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आंखें खोल लेंगे। मैंने आपको ये प्राणायाम का 1 राउंड बताया है। आप इस तरीके से इसके मिनिमम 5 राउंड करें। ये प्राणायाम करने के बाद आप कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें। मेडिटेशन करने से न केवल हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हम एक्टिव होते हैं, हमारी डेली की लाइफ में काम करने की हमारी एनर्जी बढ़ती है। ये करने के बाद मैं चाहूँगी 10 मिनट हम लगाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनोपॉज, सिस्ट, फाइब्रॉइड, इन सभी के लिए 3 तरह के आसन जो हर फीमेल को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करने चाहिए। द नंबर 1 इज़ सेतुबंद आसन, द नंबर 2 इज़ ताड़ आसन एंड नंबर 3 इज़ बटरफ्लाई आसन। ये तीनों आसन हम अपनी लाइफ में 10 मिनट के लिए, 2-2, 3-3 मिनट की ड्यूरेशन के लिए हम अपनी डेली की एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करें। एंड द लास्ट इज़ साइकिलिंग। आपने 6 महीने के बच्चे को देखा होगा। 6 महीने का बच्चा जब लेटा होता है, खेल रहा होता है, तो वो अपने हाथों पैरों की ज़ोर ज़ोर से साइकिलिंग करता है। बस वही
आपको 2-3-4 मिनट के लिए करनी है। ये साइकिलिंग अगर जब आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर के लिए कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये करने से हमारी बॉडी में की जो एनर्जी है वो बढ़ती है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ऐसे चुटकियों में ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ बूस्टअप होती है। मात्र ये 3 स्टेप्स फॉलो करने से आप क्या देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है इसमें 360 का टर्न आना शुरू हो जाएगा। आप आज से ही इसको शुरू करिए और अपने सारे जितने भी आपके फीमेल हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको आप रिवर्स करिए। और एक और बात, जो हमारे मेल्स भी, पुरुष भी या लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको भी ये सबमिशन करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि जो लाइफस्टाइल मैंने आपको आज बताया है, येलो डाइट चार्ट बताया है, वो आपके लिए भी है। जो हेल्थ चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं वो भी सब इससे रिवर्स हो जाने वाले हैं। तो आप सब एक बार इसको अपनी लाइफ में कुछ दिनों के लिए फॉर 21 डेज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जानकारी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर करी। एक वुमेंस के लिए एक ये जो एपिसोड है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपने डाइट को इतनी ब्यूटीफुली विस्तार से यहाँ पे समझाया है कि कैसे अपनी डाइट प्लान को चेंज करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्या आसन प्राणायाम करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर वो फॉलो करेंगी अपनी लाइफ में तो जो भी हेल्थ इशू वो फेस कर रही हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा। तो मैम, थैंक यू सो मच, आप कार्यक्रम में आ रहे हो, इतनी सारी जानकारी हमारी महिलाओं के साथ आपने शेयर करी। चलते चलते मैं 2 लाइनें हमारी फीमेल्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये विमेंस हेल्थ डे है, तो 2 लाइनें मैं आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी जो मैंने खुद आप सबके लिए लिखी हैं। तू नारी है, तू शक्ति है, तू नहीं किसी से हारी है, अब खुद के लिए कदम बढ़ाने की तेरी बारी है। तू ही है दुर्गा, तू ही है जगत जननी, तू ही है माँ लक्ष्मी, तू ही है ज्ञान की देवी सरस्वती। जो तू करे एक बार संकल्प, जो तू करे एक बार संकल्प, फिर तू हर परिस्थिति पर भारी है, अब खुद के लिए कदम बढ़ाने की तेरी बारी है, अब खुद के लिए कदम बढ़ाने की तेरी बारी है। तू नारी है, तू शक्ति है, तू नहीं किसी से हारी है। त्याग में है तू सीता, प्रेम में है तू राधा, त्याग में है तू सीता, प्रेम में है तू राधा। स्वाभिमान तेरा द्रौपदी सा, मुश्किलें नहीं तेरे पथ की बाधा। तू जो चाहे तो उल्टा मोड़ दे, बहती नदियों का पानी है, अब खुद के लिए कदम बढ़ाने की तेरी बारी है। तू नारी है, तू शक्ति है, तू नहीं किसी से हारी है। तू पीटी उषा, सबसे तेज़ दौड़, धरती को तूने नाप लिया। तू पीटी उषा, सबसे तेज़ दौड़, धरती को तूने नाप लिया। तू कल्पना चावला, भारत की पहली एस्ट्रोनॉट बन, अंतरिक्ष में जाकर श्वास लिया। अपने साहस का परिचय दे, अपने साहस का परिचय दे, भिड़ गई जो अकेली अंग्रेज़ों से, तू वो झांसी की रानी है। तू नारी है, तू शक्ति है, तू नहीं किसी से हारी है। 2 कुलों का रोशन नाम करे, ये शक्ति तूने पाई है। वर्क लाइफ बैलेंस करने की अद्भुत क्षमता तुझ में समाई है। गर्व है तू माता का, पिता के हृदय की प्यारी है। अपने परिवार के पालन में तूने ये उम्र गुजारी है। सृष्टिकर्ता की जननी है तू, सृष्टिकर्ता की जननी है तू, तुझसे ये सृष्टि सारी है। तू नारी है, तू शक्ति है, तू नहीं किसी से हारी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय माँ प्रकृति। थैंक यू सो मच मैम। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा ने कितनी ब्यूटीफुली बताया कि एक वुमेन कैसे अपनी ओवरऑल जर्नी को समझकर अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को नेचुरली और होलिस्टिकली हील कर सकती है। तो आज से ही अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस कीजिए जो आपको बड़ी हीलिंग दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम TV पे देख रहे हैं तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।